डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग जो है डीसी मोटर स्टार्ट करेंगे और आशा करते हैं कि आपने पिछले जो डीसी जनरेटर का पोर्शन है वो पढ़ लिया होगा। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन इतना हिस्सा दिख रहा है ये आपका मोटर का एक सेक्शन है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल दिखाए गए हैं। ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं जो कि यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल हैं और उसमें क्रॉस बने हुए हैं, ये कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ जो क्रॉस साइन है वो ये दिखा रहा है कि इसमें करंट जो है वो प्लेन से अंदर की तरफ जा रही है। वैसे ही साउथ पोल के जो नीचे कंडक्टर्स हैं उनमें डॉट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो कंडक्टर्स हैं इनमें प्लेन से बाहर की तरफ करंट फ्लो कर रही है। और हमें यह भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ से अंदर की तरफ जाती है, तो ये दिखाया गया है। तो यहाँ हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमें ये दिख जाएगा कि यहाँ जो टॉर्क प्रोवाइड होता है नॉर्थ के नीचे के कंडक्टर्स में वो भी एंटी क्लॉकवाइज होता है और जो साउथ के नीचे हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, बड़ा सिंपल सा है। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डीसी मोटर और जनरेटर दोनों एक ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको अलग से डिस्कस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। तो यहाँ पर आप ऐसे सोचिए कि जैसे जनरेटर के केस में क्या था हमारे डीसी जनरेटर में कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल चारों तरफ बने हुए थे और बीच में कंडक्टर्स थे और वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप जब सप्लाई दे रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था और आप जब किसी बाहरी फोर्स से यानी कि कोई डीजल जनरेटर वगैरह इस्तेमाल करके आप जब उसको मैकेनिकल इनपुट दे रहे थे तो कंडक्टर्स रोटेट कर रहे थे और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप बाहर से सप्लाई दे रहे हैं तो ये कंडक्टर्स ऑटोमेटिकली रोटेट कर रहे हैं, लेकिन रोटेट तो कर ही रहे हैं और फील्ड यहाँ भी है, तो इसलिए यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको कहा जाता है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो जिसके कारण से जनरेट हुई है उसी का अपोज करती है, इसलिए इसको यहाँ पे ईबी कहा गया। और अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंज नहीं है। पी फाइव जेड एन अपॉन 60 है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि जनरेटर के केस में उसको ईजी बोलते हैं जनरेटेड ईएमएफ और मोटर के केस में उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं ईबी। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपने यहाँ आउटपुट वोल्टेज जो आपने इनपुट दिया है वी, उसके ठीक अपोजिट ही मिलेगा आपको हमेशा, इसलिए इसको बैक ईएमएफ कहा जाता है। अब यहाँ पे फिर से जनरेटर की तरह ही हम लोग को इक्वेशंस अलग अलग मोटर की लिखनी है। तो ये पहला शंट मोटर है और बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, मोटर है तो मोटर के केस में ऑब्वियस सी बात है यहाँ सप्लाई देंगे तो करंट अंदर की तरफ फ्लो करेगी। तो लोड करंट IL, यहाँ IA आ गया, ISH आ गया और ये RSH शंट फील्ड करंट है। और यहाँ पे जब आप करंट की इक्वेशन लिखेंगे, केसीएल लगाएंगे इस पॉइंट पे जब केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, IL इज इक्वल टू IA प्लस ISH। और यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन V इज इक्वल टू EB प्लस IA इंटू RA। यहाँ पे हम KVL लगाएंगे और यहाँ अगर आपको पिछला याद आ रहा हो तो मैं सिर्फ इस हिस्से का यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए ऐसा होता है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना EB वाला वो है। तो ये है आपका EB और ये है आपका RA और ये आपका आपने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है V और ये है आपका IL और यहाँ पर जो करंट है वो है आपकी IA। तो यहाँ जब आप KVL लगाएंगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी, V माइनस IA इंटू RA। तो ये आगे से आप ध्यान रखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है। जनरेटर के केस में भी ऐसा था, सिर्फ करंट की डायरेक्शन उल्टी होती थी। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर इस इक्वेशन को ज़रूर ध्यान रखेंगे। और शंट मोटर और जनरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे मोस्ट ऑफ द केस में आपको यही मिलेगा। उसके पीछे रीजन भी होता है क्योंकि इसमें वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका सीरीज़ मोटर। सीरीज़ मोटर में भी देखिए ये सीरीज़ में मोटर बना हुआ है, यहाँ पे भी करंट इनपुट दी गई है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों आपकी सीरीज़ में है। और यहाँ पर आप करंट देखेंगे तो IL, ISC और IA तीनों बराबर होंगे, वो लिख दिया गया। और यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे तो V प्लस IA इंटू RA प्लस ISC इंटू RSC
माइनस ई बी इज इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो सारी चीज़ें प्लस में आ जाएंगी। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से v माइनस आई एस सी इंटू आर एस सी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस ई बी इज इक्वल टू 0। तो जितने भी माइनस इधर आएंगे तो सारे के सारे प्लस में आ जाएंगे। यहाँ आई ए कॉमन ले लिया गया क्योंकि आई ए और आई एस सी दोनों बराबर है। फिर कंपाउंड मोटर में लॉन्ग शंट है, तो लॉन्ग शंट में क्या होता है कि पहले सीरीज वाइंडिंग जुड़ी होती है, उसके बाद शंट वाइंडिंग यानी कि पैरेलल वाली वाइंडिंग होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है और सबका नाम के अकॉर्डिंग ही जो है लिखा गया है। शंट वाइंडिंग है तो एस एस लिखा गया है और सीरीज वाइंडिंग है तो एस सी लिखा गया है, चाहे वो करंट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो। आर्मेचर के रेजिस्टेंस को आर ए ई बी यहाँ पे लिखा गया, बैक ई एम एफ को यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया गया है। फिर से हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी, v इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी। और करंट की इक्वेशन क्या होगी, आई एल इज इक्वल टू आई एस सी प्लस आई एस एच। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आई एस सी और आई ए दोनों बराबर हैं, तो वो भी यहाँ पे लिखा गया है। फिर आता है शॉर्ट शंट मोटर। शॉर्ट शंट में पहले क्या होता है, आर एस एच जुड़ा होता है, उसके बाद आपकी आर एस सी जुड़ी होती है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे फिर से वैसे ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, केसीएल लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा आई एल इज इक्वल टू आई एस सी इज इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच। तो ये इक्वेशन लिखी गई है। वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन भी लिखी गई। जब यहाँ आप केवल लगाएंगे तो v माइनस आई एस इंटू आर एस सी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस ई बी इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमको इनके इक्वेशंस मिल जाएंगे। फिर इसके बाद जो है मोटर है, तो मोटर में हमको टॉर्क डेवलप होता है, तो टॉर्क का जो डेरिवेशन है वो किया जाता है। तो टॉर्क के डेरिवेशन के लिए जैसे हम लोगों ने जनरेटर के केस में जनरेटेड ईएमएफ निकाला था, वैसे यहाँ पे टॉर्क के केस में मोटर के केस में टॉर्क इक्वेशन कैलकुलेट की जाएगी। तो ये जो दिखाया गया है डायग्राम, इसमें दिखाया गया है कि ये जो आर्मेचर है उसका जो है एक सर्कल है जिसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, यानी कि कोर है, उसका रेडियस आर है और एक कंडक्टर लिया गया है और माना जा रहा है कि उसमें एफ फोर्स जो है वो लगेगा। और ये सारे चीज़ें एजम्पशंस हैं। आर जो है आर्मेचर का रेडियस है, मीटर में लिखा गया है। इफेक्टिव लेंथ है कंडक्टर की, यानी कि ये जो कंडक्टर है ये जो काले से दिखाया गया है ये कितना लंबा है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने इस्तेमाल किएगा, अभी यहाँ एक है, आगे न्यूमेरिकल में जेड एज्यूम किया गया है, आगे भी आपको मिलेगा, न्यूमेरिकल में भी लिखा हुआ मिलेगा। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यानी कि जो जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स इस्तेमाल करेंगे उससे कितने पैरेलल पाथ आप बना रहे हैं, वो चीज़ ए से रिप्रेजेंट की जाएगी। आई जो है वो आर्मेचर करंट डिवाइडेड बाई आपका ए होता है, क्योंकि यहाँ पे हर कंडक्टर के कितने पैरेलल पाथ आपने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आई ए की वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाती है। फिर आता है एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि बी जो है वो फ्लक्स डेंसिटी को दिखाया गया है और फाई जो है वो फ्लक्स पर पोल वेबर में है। इसके बाद आपका नंबर ऑफ पोल्स पी से दिखाया गया है। तो हम लोगों को पता है किसी भी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बी आई एल साइन थीटा लगता है। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है, थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कंडक्टर को 90 डिग्री पे कट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऐसे होगी और कंडक्टर हमारा इस तरह से रखा है, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इसलिए यहाँ पे साइन 91 है, तो वो हट जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। फिर टॉर्क क्या होता है, एफ इंटू आर। अगर ये एफ है और यहाँ से सेंटर से रेडियस आर दिया गया है तो एफ इंटू आर आपको इक्वेशन मिल जाएगी। फिर टोटल आर्मेचर टॉर्क जो है टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक कंडक्टर के कारण एफ इंटू आर है, तो जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऊपर एज्यूम किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड इंटू एफ इंटू आर और एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो आई है, बी है, इन सब की वैल्यू रखी जाएगी। तो आई इज इक्वल टू ऊपर दिखाया था आई ए अपॉन कैपिटल ए है, बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, फ्लक्स पर पोल होता है, फ्लक्स पर एरिया, कितने एरिया में कितना फ्लक्स कवर हो रहा है, तो फाई अपॉन ए, और ए जो है आपने यहाँ पे देखे ना पर पोल लिखा गया, एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ पर पोल। और इसको निकालने के लिए सर्कल है तो 2 पाई आर एल होता है सर्कल का रेडियस, सर्कल की जो भी एरिया है, और उसको अगर नंबर ऑफ पोल से डिवाइड कर दें तो एक पोल में कितना एरिया कवर हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। और वो सारी वैल्यू टी ए में यहाँ पे, आर्मेचर टॉर्क का मतलब रोटर, आर्मेचर ही रोटेट कर रहा है तो वही आपका रोटर टॉर्क भी कहलाता है। तो यहाँ पे टी ए की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। जेड इंटू एफ की वैल्यू बी आई एल है, तो बी की वैल्यू फाई अपॉन ए है, आई की वैल्यू आई ए अपॉन ए है, एल इंटू आर। अब यहाँ पर क्या किया गया, ए की वैल्यू भी पुट कर दी गई है, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करने के बाद ये इक्वेशन हमें मिल गई है। टी इज इक्वल टू 1/2 पाई फाई जेड आई ए पी अपॉन ए न्यूटन मीटर।
अब यहाँ देखें तो नॉर्मली जो है मशीन में जेड का मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर, कितने कंडक्टर इस्तेमाल किए गए वो फिक्स होता है, नंबर ऑफ पोल फिक्स होते हैं, नंबर ऑफ आर्मेचर कितने पैरेलल पाथ बनाए गए हैं यानी कि ए फिक्स होता है, तो इसलिए टी प्रोपोर्शनल टू फाई है, बाकी सब कांस्टेंट है उसको प्रोपोर्शनलिटी में ले जाएंगे। फिर उसके बाद कोई भी हमारा जो मशीन है नॉर्मली शंट या सीरीज ज़्यादातर आती हैं इस्तेमाल होती हैं, तो शंट में हमेशा फ्लक्स जो है वो आपका कांस्टेंट होता है, तो इसलिए टी ए प्रोपोर्शनल टू आई ए लिख दिया गया है क्योंकि वो भी प्रोपोर्शनैलिटी में चला जाएगा। और सीरीज मोटर के केस में फाई जो होता है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि क्योंकि फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों जो हैं सीरीज में होते हैं, इसलिए फाई प्रोपोर्शनल टू आई ए होगा, जो फाई है वो प्रोपोर्शनल टू आपका आई ए होगा। तो इसलिए जब हम फाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे आई ए तो यहाँ आ जाएगा आई ए स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है। शंट मोटर है तो टी प्रोपोर्शनल टू आई ए, और सीरीज मोटर है तो टी प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। उसके बाद अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन है, यानी कि अभी हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल पावर डेवलप के टर्म्स में कर रहे हैं। तो ई बी इज इक्वल टू हमें पता है पी फाई जेड एन अपॉन 60A, और हमारे यहाँ पे देखें तो पी फाई जेड अपॉन ए जो है वो इस्तेमाल किया गया है, तो वो निकाल लेंगे तो आ जाएगा 60 EB अपॉन एन यहाँ से, और वो वैल्यू टी ए में रख देंगे तो हमें टी ए की वैल्यू ये मिल जाएगी, जहाँ पर ई बी इंटू आई ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा मैकेनिकल पावर डेवलप, यानी कि किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछेगा मैकेनिकल पावर डेवलप तो आपको यही फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो है आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको जो है अलग अलग मोटर्स हैं, दो मोटर के बारे में मेनली है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने ये फार्मूला अभी ऊपर लिखा था टी प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, और यहाँ पर ये जो फार्मूला है वो आपको मिला है ई बी इज इक्वल टू पी फाई जेड एन अपॉन 60 है, जो कि यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है इसी से। यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ई बी अपॉन 5। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज मोटर हम लोग पहले ले रहे हैं। तो टी वर्सेस आई ए, तो टी वर्सेस आई ए, तो यहाँ पे हमें पता है टी प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए होता है। हाँ, तो यहाँ दिख रहा है आपका टी ए प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। तो फाई जो है सीरीज मोटर में हम लोगों ने देखा था आई ए के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए टी ए प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका पैराबोला है तो बन जाएगा सिंपल टी प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगी इक्वेशन। फिर इसके बाद आता है एन वर्सेस आई ए का। तो एन वर्सेस आई ए हमको मिला था, एन इस इक्वेशन में थी, तो हम यहाँ से देखेंगे तो ई बी का इक्वेशन क्या होता है, ई बी इज इक्वल टू होता है आपका v माइनस आई ए इंटू आर ए। यहाँ पर आएगा v माइनस आई ए इंटू आर ए अपॉन 5, तो ये बना रहेगा। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आई ए के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए से आई ए कैंसिल है, क्योंकि 5 किसके प्रोपोर्शनल है, आई ए के, तो आई ए और ये आई ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा v अपॉन आई ए, तो यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, तो इसलिए ये हमको इस तरीके से इक्वेशन मिलती है। फिर इसके बाद आता है n प्रोपोर्शनल टू टी ए। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है सेम ही रहेगा, और यहाँ हमें पता है कि टी ए प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर यहाँ हमें मिला था, तो यहाँ आई ए इज इक्वल टू अंडर रूट टी ए आ जाएगा। तो जैसे ही करेंगे तो देखने में एक ही जैसा होगा, सिर्फ हमारा यहाँ पे बदल जाएगा, n प्रोपोर्शनल टू टी ए आ जाएगा। ऐसे ही जब हम शंट मोटर की बात करेंगे तो शंट मोटर में t प्रोपोर्शनल टू आई ए का एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो टी ए प्रोपोर्शनल टू आई ए मिलेगा, तो हमको एक तरह से स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स वाली इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पर n प्रोपोर्शनल टू ई बी है, क्योंकि यहाँ पे फाई कांस्टेंट है, तो v माइनस आई ए इंटू आर ए। तो इस तरीके से हमको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलेगी जो कि डाउनवर्ड हो रही है, जैसे जैसे आई ए की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे n की वैल्यू कम होती जाएगी। फिर उसके बाद आता है आपका n प्रोपोर्शनल टू टी ए। तो n प्रोपोर्शनल टू टी ए में भी यहाँ पे भी देखिए फिर वैसे ही है, बिल्कुल आई ए की जगह पे टी आ जाएगा, और हमको एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही मिलेगा, n प्रोपोर्शनल टू टी ए ही मिलेगा। तो ये एक बार आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और बना के आपको समझाऊँगा। थैंक यू।